हरियाणा की सियासत का पारा हर रोज बढ़ता जा रहा है। खासकर बात करें, निर्दलीय प्रत्याशियों ने सियासी जंग में तड़का लगा दिया है, रोमांचक बना दिया है। और आज हम इन निर्दलियों पे बात करेंगे और पूरे हरियाणा के कुछ चर्चित मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। निर्दलियों में बात करेंगे, बड़ौदा में कपूर नरवाल खड़े हैं, बहादुरगढ़ में राजेश जून खड़े हैं, महम में बलराज कुंडू है, हालांकि उनकी पार्टी है हरियाणा जन सेवक, पिछली बार निर्दलीय थे, और गोहाना में हर्ष छिकारा हैं। बात करेंगे सविता ढुल की, बहुत चर्चित चेहरा वो बन चुकी हैं, टिकट उनकी कटी, उसके बाद जेपी ने एक बयान दिया, पूरी पंचायतें हुई और बड़ा बवाल वहाँ मचा हुआ है। इसके अलावा कुछ और निर्दलीय सीटें हैं, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर हैं, और इसी तरह हम बात करें रानिया की, रणजीत चौटाला वहाँ से निर्दलीय हैं। तो यहाँ की सियासत क्या चल रही है और किस तरह से हरियाणा के सियासी मूड हर रोज़ बदलता जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं सुमित जी, और हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या इनका तर्क है, क्या ओपिनियन है, क्या ये हरियाणा की राजनीति जिन सीटों बात करेंगे क्या समझते हैं, आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपल बात करते हैं। जी सुमित जी नमस्कार। नमस्ते गिल साहब, और आपके जितने भी हमारे पड़ताल टीवी के दर्शक हैं उन सभी साथियों को भी मैं राम राम और नमस्कार करता हूँ। आज फिर हम कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों पर बात करेंगे, और सबसे पहले मुझे लग रहा है बात सबसे चर्चित सीट बहादुरगढ़ की है, और बड़ा चौकोना मुकाबला वहाँ चल रहा है। एक वहाँ से राजेश जून हैं, 2014 में निर्दलीय वो खड़े हुए थे और करीब 28,000 वोट उनको मिले। 19 में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने उनको मनाया और ये कहा कि अगली बार आपको टिकट देंगे। राजेंद्र जून को 19 में टिकट दिया। अब वो टिकट के दावेदार थे, बहुत सक्रिय थे फील्ड में, उनका टिकट काट दिया। इसी तरह से नफे सिंह राठी की पुत्रवधू, नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी, वो चुनाव मैदान में हैं इनेलो बसपा की टिकट पर, और बीजेपी से दिनेश कौशिक हैं, कांग्रेस से राजेंद्र जून हैं और निर्दलीय राजेश जून। बहादुरगढ़ में कैसा मुकाबला आप देख रहे हो इन चारों के बीच में? आपने जैसे अपने वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी कि हम आज निर्दलियों पर चर्चा करेंगे जी। तो ये चुनाव अब की बार काफ़ी रोमांचक होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है, वो इसमें जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे टिकट के बंटवारे में खामियां हुई हैं। दोनों ही पार्टियां टिकट का बंटवारा ठीक से नहीं कर पाई। और जैसा कि आप मतलब पिछली अपनी वीडियो में भी आपने चर्चा करी थी कि नामांकन के अंतिम जो घंटे थे तब भी जाकर के कुछ 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले कुछ टिकट डिक्लेयर हुई। बिल्कुल। तो दोनों ही पार्टियां असमंजस की स्थिति में रही हैं, पेच फंसे हैं, और टिकटों के बंटवारे में काफ़ी गलतियां इनसे हुई हैं। और उसका फायदा किसको होने जा रहा है वो मैं आपको बताऊं। वो उसका फायदा अब की बार आपको साफ स्पष्ट दिखने लग रहा है कि निर्दलीय बहुत ताकतवर है। शुरुआत में बल्कि ये लग रहा था, जब ये चुनाव शुरू हुए उसमें लग रहा था आमने सामने की लड़ाई होगी, इस बार निर्दलियों के सहारे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब निर्दलीय एकाएक बड़े मजबूत स्थिति में। बिल्कुल, पूरे हरियाणा में आपने मेरे ख्याल से 8 से 10 नाम तो अब आपने गिनवा दिए थे। बहादुरगढ़ की शुरुआत आपने करी तो सबसे पहले राजेश जून का जिक्र किया। आप बड़ौदा में चले जाओ तो कपूर नरवाल ने भर दिया। बहादुरगढ़ में बात करें सबसे पहले, कैसा यहाँ बहादुरगढ़ बताओ। बहादुरगढ़ में चुनाव आज के दिन मेरे से अगर आप पूछो तो चुनाव फंसा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी विनिंग पोजीशन में है, आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस विनिंग पोजीशन में है। निर्दलीय राजेश जून बहुत मजबूत स्थिति में है, और जो नफे सिंह राठी जी, उनकी पत्नी जिनका पिछले दिनों मर्डर हो गया था, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में, उनके प्रति भी वोटर की एक सिंपैथी है। वो महिला भी हैं। और फिर ओवरऑल अगर आप देखें तो चुनाव फंसा हुआ है। अब तक स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। आप किसी को भी कमजोर नहीं कह सकते, किसी को भी मजबूत नहीं कह सकते। रोहतक झज्जर सोनीपत में होने की वजह से हुड्डा साहब का कह लो या भाई कांग्रेस की वेव्स का जो फायदा राजेंद्र जून को मिलना था वो उतना मिलता मेरे को नजर नहीं आ रहा है। उसकी मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा। 4 दिन पहले की बात है, राजेंद्र जी मेरे ख्याल से छारा या मांडोठी कोई सी गाँव में गए थे, और वहाँ उनको काफ़ी विरोध झेलना पड़ा। हालांकि उन्होंने उस दौरान जिस पेशेंस का परिचय दिया वो बड़ी शालीनता के साथ बैठ करके सुनते रहे। उलाना जो गांव वाले देने लग रहे थे, ये बात मेरे को बड़ी पसंद आई कि उन्होंने बिल्कुल भी किसी तरह का एग्रेशन नहीं दिखाया। लेकिन गांव वाले जिस हिसाब से उनको ये कह रहे थे कि भाई आपको गांव में से अब की बार 300 वोट नहीं मिलने वाली, उस हिसाब से और जो और भी फीडबैक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस का या हुड्डा साहब की जो वेव्स का या अपनेपन का रोहतक झज्जर सोनीपत का उतना फायदा मिलता मेरे को नहीं दिख रहा है। और आज के दिन बहादुरगढ़ की सीट फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है। और लोग ये कह रहे थे राजेश जून बड़ी मजबूत पोजीशन में है। राजेश जून क्यों
क्यों उनका टिकट कटा? पिछली 2019 में दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा ने बड़े मुश्किल से उनको मनाया, बैठा और ये वादा किया कि अगले चुनाव में वहाँ पर विचार करेंगे, टिकट देंगे, ये वादा करके उनको बिठाया गया था। ये ऐसा वादा करके तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस ने बहुत सारे अपने उम्मीदवारों को बहका के और बिठा करके रखा। जैसे कपूर नरवाल का ही ले लो, वो तो बीच में उपचुनाव भी तो बड़ौदा में हो गया था, उस दौरान भी उनको बड़ा समझा बुझा करके बड़े एफर्ट्स करने के बाद अपने हुड्डा साहब ने बिठाया था। और जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई तो उन्होंने भी खुल करके ये कहा कि मेरे साथ वादा खिलाफी हुई है और मैं इसको याद रखूंगा। तो वो केवल राजेश जून के साथ नहीं होया है वादा खिलाफी, या उनको जो धोखे में रखा गया, या आप ये कहो कि कमिटमेंट करी गई थी उसका ध्यान नहीं करा गया। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट के साथ है। वह हुड्डा बाबू बेटा को लगातार बहादुर के चक्कर काट रहे हैं। जो इतना बड़ा नेता है, जिसका इतना बड़ा नाम है, 10 साल वो यहाँ पे सीएम रहे हैं, 10 साल सत्ता से दूर रहे हैं। एक तरह से इन्होंने जैसे राम वनवास गए थे तो 10 साल का इनका वनवास झेल करके एक उम्मीद बंधी थी। और कांग्रेस में सबसे मजबूत नेता है और उन्हीं के रोहतक झज्जर सोनीपत में से भी अगर टिकटों के सीट को निकालने में अगर कहीं पेंच फंसता है तो पसीना क्यों नहीं आएगा? पसीना आएगा, स्वाभाविक सी बात है जी। चलो ठीक है। यहाँ आपने कहा कि अभी कांग्रेस बड़ी मुश्किल स्थिति में बहादुरगढ़ में लगी है। अगर बहादुरगढ़ की अगर आप बात करो तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। हो सके कि 5-7 दिन बाद स्थिति स्पष्ट होकर के आ जाए, लेकिन आज के दिन ना ये कहा जा सकता कि कांग्रेस निकाल रही है या फला कैंडिडेट प्रत्याशी अपना बस सीट निकाल रहा है। ठीक है। और अब बात करें महम की। पिछली बार हुड्डा के गढ़ में यहाँ हुड्डा का रथ रोका उन्होंने, बलराज कुंडो ने, और इस बार अपनी एक नई पार्टी बनाई। हालांकि सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ महम में। महम का क्या राजनीतिक युद्ध किस तरह से देख रहे हो आप? हुड्डा का गढ़ है और 40,000 से भी ज़्यादा, शायद मुझे एक्चुअल डाटा याद नहीं है, एक्चुअल लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र को बड़ी लीड मिली थी सलके से। मेरे रोहतक के साथी तो आमतौर पे सभी जानते भी हैं और आपके आगे भी शायद मैंने पहले चर्चा करी हो कि 2016 में बलराज कुंडू भी जिला पार्षद बन करके आए थे। बाद में वो जिला परिषद के चेयरमैन बने। फिर उन्होंने महम की राजनीति करने की जब अपनी शुरुआत करी तो वो बड़े कद्दावर नेता की तरह उभर करके आए। साधन संपन्न है, आर्थिक तौर पर उनका बढ़िया जुगाड़ है, उसको खर्च करने का मतलब मादा भी वो रखते हैं। और महम हल्के ने उनके ऊपर भरोसा भी जताया और उनको विधायक बना करके भी भेजा। कांग्रेस लहर में आप कैसे देखते हैं उनका चुनाव? कांग्रेस लहर, देखो कांग्रेस की लहर तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर उनकी टक्कर में अगर कांग्रेस का कैंडिडेट अगर है ना तो वो कैंडिडेट अपनी वजह से नहीं है, अपनी कोई छवि नहीं है। बलराम दांगी, अगर आनंद दांगी जी अगर चुनाव में होते तो जरूर उनकी अपनी छवि है, उनकी अपनी कनेक्टिविटी है, लोगों के साथ तालमेल है। बलराम शायद बलराम का उतना अपना सिस्टम उस हिसाब का नहीं है। बस ये है कि वे ठीक है, वो दांगी, बड़े दांगी जो अपने दांगी साहब हैं, दांगी साहब के पुत्र हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी या कोई पहचान या उन्होंने कोई अचीवमेंट होगी मेरे को लगता नहीं है। और वो बस ये है कि उनकी नाव कैसे न कैसे कांग्रेस और दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा के नाम के सारे तर जाए और तर सकती है। इसमें एक मैं चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जो कोर वोटर है बलराज कुंडू का, बलराज कुंडू ने महम हल्के में 5 साल खड़े होकर के काम किया है। केवल बसें चलाने तक उन्होंने अपने आप को सीमित नहीं रखा है और बसें चलाना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आज 25 बसें वो उनकी चल रही हैं जो लड़कियों को सुबह लेकर के जाती हैं, शाम को दोपहर को अपने गाँव के बस अड्डे पर वापस लाकर छोड़ देती हैं। ये अकेला बड़ा, मैं कहूँगा कि अकेले यहाँ तक ये अकेले यहाँ तक भी सीमित नहीं रहे। वो इससे 2 कदम आगे, 4 कदम आगे जाकर के जहाँ भी उनको ये लगा, वो जाट आंदोलन से लेकर के किसान आंदोलन तक, अगर किसान आंदोलन के दौरान 1 साल में कोई किसान शहीद हुआ तो घर पे जाकर के 2 लाख रुपये उस परिवार को सहारा लगाने का काम इन्होंने किया। ऐसी कितनी ही सारी चीज़ें और हैं। अगर खेतों में पानी भरा खड़ा है तो ये वो आदमी है जिसने वहाँ अपना जूते निकाल करके पजामा ऊपर करके वहाँ खड़ा होकर के अधिकारियों को बुलाने का काम किया। बड़ा दबंग व्यक्तित्व तो है। विधानसभा में अगर कोई 2 चेहरे आप देखते भी होंगे, अभय चौटाला और बलराज कुंडू के अलावा पूरे 90 विधायकों में से कोई अपनी जनता की, कोई हरियाणा की, अपने विधानसभा के मुद्दे उठाने वाला कोई आदमी है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गरीब से गरीब आदमी के लिए 24 घंटे अवेलेबल मौजूद रहते हैं, उनसे गैप नहीं बनाते, उनसे उनको बू नहीं आती। तो वो जो चीज़ें उन्होंने मैनेज करी। कैसा इलेक्शन फिर उनका भी बताओ? उनका इलेक्शन आज सवाई है, आज वो आगे हैं। और मुकाबला किनसे? मुकाबला
देखो आज के दिन मुकाबला कांग्रेस से ही है। और ये शमशेर खरकड़ा और बीजेपी। और मैं तो एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि बड़े दांगी साहब अगर आते तो शायद इनको फाइट हो जाती, लेकिन आज फाइट भी नहीं है। बड़े दांगी साहब तो पिछली बार हराए थे इन्होंने। कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है कि भाई एक अपने व्यक्ति को हराने के बाद अगली बार सिंपैथी भी जुड़ जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको मैनेज कर लेना। लेकिन अब की बार बड़े दांगी साहब नहीं आए, अब की बार उन्होंने अपने बेटे को उतार दिया। उनकी भी टेक्निकल प्रॉब्लम कह लो या मजबूरियां रही होंगी। उन्होंने भी सोचा कि उम्र ज़्यादा हो गई है, बेटे को अब नहीं लॉन्च करा तो कब करेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। ये चीज़ें भी राजनीति में बड़ी आकर के धर्म संकट का काम करती हैं। और जैसा एक जिक्र आपने बीच में और करा था बलराज कुंडू के बारे में कि उन्होंने नई पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाना कोई गुनाह थोड़ी है। और चुनाव चिन्ह क्या उनका? रोड रोलर। तो जो बात आपने करी थी जुलाना हलके को लेकर के कि भाई जुलाना हलके में उन्होंने तैयारी कर रखी थी, बसें वहाँ भी चला रखी हैं, बहुत सारा खर्च कर रखा है। अपनी धर्मपत्नी का उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई ये वहाँ से चुनाव फाइट करेंगे, उनकी पार्टी हरियाणा जनसेवक पार्टी से। पूरे हलके में अगर आप जुलाना में जा करके देखोगे तो हर दीवार पे पोस्टर भी लगा हुआ है। लेकिन ये कितने कमाल की बात है कि जब जनता की आवाज़ निकल करके आई, पूरे प्रदेश से ये आवाज़ आई कि विनेश को विधायक बनाना और जुलाना से तय किया गया कि उनको टिकट मिलने वाली है, तो इन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया, वहाँ से क्विट कर दिया। और पूरा समर्थन विनेश के नाम। इसका असर महम में पड़ेगा? देखो महम में इसका असर पड़े ना पड़े, वोटर सबको पता है कि कौन आदमी कहाँ कब खड़ा है, जनता के लिए कितना समर्पित है। कहने वाले तो जिनको भाजपा की बी टीम भी कहते हैं, भाजपा की बी टीम अगर ये है तो इनको भाई विनेश की समर्थन करने की क्या जरूरत पड़ी थी। बिल्कुल। और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद तो जो इनकी नीयत है, ये जनता क्या चाहती है, हमारा वोटर क्या चाहता है, ये उस हिसाब से उनका साथ देते हैं, खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी मतलब स्वाई उनका इलेक्शन स्वाई मान रहे हो आप? हाँ, मेरे हिसाब से उनका इलेक्शन, और वो एक विजनरी आदमी भी हैं। ठीक है। अभी मैं एक बात कहूँ, मेरे को एक बहुत अच्छी बात पसंद आई। दो मुख्य पार्टियां हैं। लंबी बात होगी मैम पे, कोई बात नहीं। हाँ। चर्चा चली पड़ी है, मेरे नज़दीकी रहे हैं, मैं भी भाई उनको बहुत लाइक करता हूँ, इसमें मैं कोई छुपाने की बात नहीं है। दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। आप कोई भी नेता विजन के ऊपर बात करता आपको नहीं मिलेगा। सब ये कहते मिलेंगे कि इसकी वोट काट दो, उसको काट दो, मेरे को दे दो, मेरे को देखो, उसको देखो, बीजेपी ने ये किया, उसने ये किया। एक बलराज कुंडू वो है कि जो हरियाणा में विजन की बात करता है। और इस पार्टी के एजेंडे में मैं आपको बताऊं, मैं आज भी मैंने वीडियो पब्लिश करी थी। ये कहते हैं कि जैसे मोबाइल फोन का टावर किसी के घर में, प्लॉट में, खेत में खड़ा है तो उसको किराया मिलता है, मासिक किराया। ये कहते हैं अगर किसी के खेत में अगर बिजली का हाई टेंशन लाइन का पोल अगर खड़ा है तो उसको भी मासिक किराया मिलना चाहिए, क्योंकि जिस किसान के खेत में वो पोल खड़ा है उस खेत की कीमत घट करके आधी रह जाती है। चलो ठीक है, इनके एजेंडे पर मेरा कहने का भाव ये था कि विजनरी, ठीक है, विजनरी सोच के साथ अगर ये आगे बढ़ रहे हैं, जनता को इनका साथ देना चाहिए और आने वाले टाइम में तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला। बात करें अब बड़ौदा की, नरवाल साहब ने ये कहा कि कपूर नरवाल ने कि उनके साथ धोखा हुआ है, दगा हुआ है, वादा किया गया था और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। काफ़ी संख्या में उनके साथ लोगों की भीड़ देख रहे हैं। एक गोत्र से हैं इंदुराज नरवाल भी, वो भी नरवाल हैं, वो भी कपूर नरवाल। नरवाल किन के साथ जाएंगे, क्या सिंपैथी किसके साथ रहेगी, क्या माहौल देख रहे हो, या हुड्डा साहब के नाम पर वोट मिलेंगे? हुड्डा साहब का भी देखो, रोहतक, झज्जर, सोनीपत में वो जहाँ भी जाते हैं वो इस बात का तो बार बार कहते हैं कि भाई कैंडिडेट को मत देखो, मेरे को देखो। वो अपने नाम के दम पे, अपने नाम के सारे लोगों की सिंपैथी या अपना सत्ता या राज लेकर के आना, इस बात के मतलब हवाले से वो वोटों की मांग तो करते ही हैं और इस बात का वोटर लिहाज बरतता भी और उनको वोट देता भी है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि कपूर नरवाल को कम करके आका जाए, लेकिन कपूर नरवाल सीट निकाल लेंगे फाइट में। आज के दिन तो मेरे को नहीं लग रहे। अच्छा। क्योंकि वो जैसे आपने बताया कि दोनों भाई नरवाल हो गए, कपूर नरवाल के सिंपैथी जरूर कुछ लोगों को मिलेगी, लेकिन अगर दोनों एक ही गोद से हैं तो वो कांग्रेस की लहर कह लो, सीटिंग एमएलए कह लो, यंग चेहरा है इंदुराज नरवाल और वो काफ़ी नज़दीकी हुड्डा परिवार के, और हुड्डा परिवार उनके लिए वोट की मांग भी करेगा।
तो लेकिन उसमें भी मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि भाई उसके बावजूद कपूर नरवाल वहाँ फाइट में या उनकी गिनती या चर्चा में है ना, तो ये भी बड़ी बात है। बड़ी बात है। बात वही आ जाती कि निर्दलीय मजबूत तो हैं, पसीना ले देंगे, भाई मजबूत तो है ना। यूं तो नहीं है कि वो 5-7 हज़ार वोटों में सिमट जाएंगे, उनकी चर्चा तो चलती है ना। आज पूरे हरियाणा में जहां भी निर्दलीय खड़े हैं उनकी भी चर्चाओं में है, चर्चाओं में कपूर नरवाल है। हाँ, तो इस चुनाव में ये बहुत बड़ा मजा आने वाला है कि दोनों जो पार्टियां हैं वो पार्टियां कोई भी आश्वस्त नहीं है कि उनको पूर्ण बहुमत आ जाएगा, ठीक है। और निर्दलीय ऐसा भी हो सकता है कि निर्दलीय ही निर्णायक भूमिका में आकर के खड़े जाए। ठीक है, गोहाना पे बात करते हैं। हर्ष शिकारा सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चित चेहरा है, ग्राउंड पे क्या लग रहा है उनका? हर्ष शिकारा का ग्राउंड पे ये है, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। वोट कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, वो जिताऊ स्थिति में खड़े हैं या नहीं खड़े, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन और हर्ष शिकारा ने पूरे हल्के में ये दावा भी कर दिया था कि मैं कांग्रेस की टिकट का दावेदार हूँ, मैंने कांग्रेस की टिकट मांग रखी है। बहुत सारे लोग कहते हैं बीजेपी का भेजा हुआ आदमी, बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस के उसने फार्म क्यों भर रखा था? उसने 20,000 रुपये भी भरे होंगे। 20,000 रुपये कांग्रेस उसको टिकट दे देती। ये तो है ना, ये राजनीति में पुराने टोटके हो चुके हैं कि उसका भेजा है उसका भेजा है। वो टिकट कांग्रेस से मांगने लग रहा, कांग्रेस ने उसको टिकट दे दी होती। और सबसे बड़ी बात यह कि वो केवल चर्चित चेहरा नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब तक आप बच्चे बच्चे से पूछो तो सबको पता है कि हर्ष शिकारा चुनाव फाइट करने लग रहा है। वो उसका हल्का नहीं है, वो किसी पारिवारिक बैकग्राउंड उसका पॉलिटिकल नहीं रहा है और वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। उसके बावजूद उसका ये देखो कि उस आदमी ने कितना मतलब कॉन्फिडेंस और जनता के बीच में जा कर के भाई उनके मुद्दों पे बात करना और ये कहना कि भाई ठीक है, हमारे को भी तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन ठीक है, हमारी राजनीति का, देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य को या कुछ भी को, नए विजनरी लोगों को यह मौका दिया नहीं जाता है और एक नेक्सस काम करता है। पुराने घिसे पीटे जो लोग हैं, चाहे वो जिंदा लाश बन जाओ, उन्हीं को रिपीट किया जाता है। और कांग्रेस ने इस बार ये सबसे बड़ी गलती करी है कि उन्होंने सीटिंग गेटिंग फॉर्मूला, अरे 10 साल से तुम्हारा राज नहीं है, तुम्हारे नेताओं के पास कोई विजन नहीं और तुम उनको रिपीट करने लग रहे हो। तुम्हारे एनर्जेटिक लोग वो टिकट की बाट देखने लग रहे हैं। सब बताओ ये घिसे पिटे वाले के दोस्त यार। घिसे पिटे तो सारे आगे उसमें भाई जब उन्होंने सब कोई रिपीट कर दिया तो सब आगे। कलानौर ऐसा ही है, कलानौर अकेला कलानौर क्या, रोहतक शहर, गोहाना भी ऐसा ही है, गोहाना भी ऐसा ही है, खरखोदा भी यही है। खरखोदा आपका भाई जो ये है आपका भाई असंध चले जाओ, आप बेरी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, तो यही तो जब इन्होंने सीटिंग गेटिंग कर दिया तो सभी आगे उसमें। मतलब युवाओं को मौका देना था, युवाओं को मौका देना था और उनको धोखा नहीं देना था। आप उनसे फीस भरवा रहे हो कि टिकटार थी, टिकट मांगो, 20-20 हज़ार रुपये लेके कतार में खड़े हैं। लेकिन जस्सी पेटवाड़, मनीषा सांगवान, बहुत सारे, राजवीर फर्टियार, युवा चेहरे भी उतारे हैं, प्रदीप नरवाल। जो देखो प्रदीप नरवाल का तो ये है कि भाई वो टिकट ऊपर से उनकी हो करके आई है, आउटसाइडर है, आउटसाइडर कह लो उनको, लेकिन वो सेंटर जो केंद्रीय कांग्रेस है, राहुल गांधी कोटे से, उनके कोटे से भी कह लो, वो वहाँ पे बड़े पदाधिकारी भी हैं और शायद सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी या वाइस जो कुछ भी है, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। तो ये वहाँ से लेके आए। मनीषा सांगवान भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं और जहाँ तक मेरा अगर मैं ठीक हूँ तो वो रणदीप सुरजेवाला जी की नेग में भांजी लगती हैं। और ऐसे तो और भी चेहरे आपको मिलेंगे कि अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध को तो टिकट अब कांग्रेस ने पहली बार दिया, लेकिन है तो उसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल ही है। तो पॉलिटिकल चेहरे तो टिकट ले लेते हैं, उनकी साठगांठ होती है, उनको पता है कि भाई तारे राजनीति में ना कौन सा मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, अम्बाड़ा कैंट बताओ, वहाँ से चित्रा सरवारा की टिकट काटी, पिछली बार अड़गी शैलजा, वीटो लगा दिया नहीं दी, इस बार फिर अड़गी, वीटो लगा दिया नहीं दी। कैसा चुनाव देख रहे हो, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है? चित्रा सरवारा बहुत ही एनर्जेटिक लड़की है और मैं पिछले 5-10 साल में जब उन्होंने बीच में आम आदमी पार्टी भी शायद ज्वाइन कर ली थी, तब से उनको नोटिस किया है। कम से कम जो किरण चौधरी जी की बेटी हैं, श्रुति चौधरी, उनसे अगर कंपेयर करें तो वो लड़की, उसके पास विजन तो है, वो बोल तो सकती है, वो अपने लोगों के बीच में 5 साल 7 साल से एक्टिव तो है, लड़ाई तो रोड पे आकर के लड़ने को तैयार रहती है। ऐसे लोगों की टिकट काट देना। श्रुति तो सिर्फ टूरिज्म के लिए आते, इलेक्शन टूरिज्म बस। हाँ, बस वो उसको बोलना भी नहीं आता, ना उसको ये पता कि मेरे हल्के में गांव कितने हैं। ऐसे और भी चेहरे हैं। जहाँ तक मैं ठीक हूँ, राव इंद्रजीत जी की जो बेटी हैं, उनको भी इतनी ज़्यादा
ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी ना, जीरो है बिल्कुल। हाँ, तो वो अपने जो क्या है कि चलो ठीक है, बाप की विरासत है, सल्तनत है उनकी, ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैमिली है, उनका फ़ायदा इनको मिल जाता है। ठीक है, एक सच्ची चेहरा बात करेंगे बिल्कुल लास्ट में, श्वेता डोल का। और जेपी ने एक बयान दिया, टिक्की बिंदी लगाने से कोई नेता बन जाता तो मैं भी लगा लेता। बड़ा विवाद छिड़ रहा है, पंचायतें हो रही हैं और उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं जेपी। कैसा वहाँ उसका असर पड़ेगा? जेपी, मैं एक तो चीज़ ये कहूँगा कि ये फिर से मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स का, हमारे प्रदेश का, देश का दुर्भाग्य है कि जो ऐसे विजनरी लोगों के टिकट काट करके उनको कोने में बिठा दिया जाता है और उनका केवल इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत बात ये है कि जो रिसर्च नौकरियों को लेकर के या जो उसमें लूप होल थे उसको लेकर के श्वेता ढुलकी हुआ करती, उसको कॉपी करके ही विधानसभा में बोला करते। बिल्कुल है। और वो लड़की पिछले 5-7 साल से उसने बीजेपी की पर्ची खर्ची वाले सरकार का जो दावा था ना, उसको उसने भाई उसकी पोल खोली, उसको डेंट मारने का काम किया, उसकी पोल खोली और बागी तेवर अपनाए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और जब उसने देखा कि बीजेपी का सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा खराब है और उसने कांग्रेस की सपोर्ट चाहिए या कांग्रेस ज्वाइन करी, तो कांग्रेस में भी रह करके उसने खूब संघर्ष किया। किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे वो हमारे साथ खड़ी रहा करती, ऐसी डाउन टू अर्थ लड़की है और उसके पास भी एक विजन है। उस लड़की का टिकट काट देना भी मैं ये मानता हूँ कि हमारी राजनीति का दुर्भाग्य है। और मैं तो जिस दिन टिकट काटी मेरे को काफ़ी तकलीफ हुई थी और सच पूछो मैंने लिखा था कि मेरे हाथ में अगर टिकट बांटनी होती हरियाणा में कांग्रेस की, तो पहली टिकट वो श्वेता डुलकी होती। एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा, पानीपत ग्रामीण से एक और लड़की, बहुत स्मार्ट, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट फैमिली, रेणुका दान, पिछले 5 से 7 साल से मैं उनको नोटिस करने लग रहा हूँ कि उसने अपना भगत सिंह फाउंडेशन बना करके पूरे हरियाणा में नशे के खिलाफ माहौल बना रखा है, अभियान चला रखे, यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम रेणुका दान ने चलाए। वो पानीपत ग्रामीण से टिकट मांग रही थी। वो पानीपत ग्रामीण में शिव हाउस का गाँव आता है और वो वहाँ की लड़की है, उसको भी इन्होंने भाई टिकट का एक तरह से मतलब वादा कर रखा था, लेकिन उसकी टिकट काट करके ऐसे चेहरों को टिकट दे दी जो जिनके पास कोई विजन नहीं है। मतलब और भी बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, कुछ चेहरे तो ऐसे तक भी सुनने में आए कि जो नशे तक की, ड्रग्स की सप्लाई तक करते हैं। आप नशे को रोकने वाले लोगों को आगे नहीं लेके आ रहे हो और नशे की सप्लाई करने वाले लोगों को आप प्रमोट करके भेज रहे हो। जेपी जी की जो बात बीच में रह गई थी, श्वेता ढुल किसको तकलीफ नहीं होगी जिसको झूठा दावा वादा आपने कर रखा है। कलायत हल्के में 4 उम्मीदवार थे कांग्रेस के जिन्होंने पूरी तैयारी और अनाउंस और डिक्लेयर कर दिया था कि हम भाई फार्म भरने जा रहे हैं। 12 तारीख आपकी आखिरी तारीख है पर्चा भरने की, आप नाम डिक्लेयर नहीं कर रखे, सब किया आप ना भर रखी, अपनी तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? अनिता डोल बड़ी सिकरी, श्वेता डोल, धर्मवीर कोले खां, सतविंदर राणा और साथ में जेपी का बेटा। 4 लोगों की मेरे को ऐसी जानकारी जिन्होंने अपने नामांकन का टाइम फिक्स कर दिया था, जनसभा बुला ली थी। आपने कैसे हालात बना रखे हैं? आपके एक ही पार्टी के 4 लोग, वो पता है क्यों? उनको आपने झूठा विश्वास दे रखा था, क्यों नहीं तैयारी करेंगे? और एंड टाइम पे उनकी टिकट कटती है, किसका दिल नहीं रोएगा भाई? चलो ठीक है, उसने कह दिया कि राजा का बेटा राजा बनता है, गलत टिप्पणी थोड़ी करी। जयप्रकाश मौके पे कांग्रेस के सांसद हैं भाई, आप सांसद भी बने बैठे हो, आपको विधायक भी अपना ही बेटा चाहिए। और दादा गौतम वाली बात है कि बस सारा कुछ सामान्य जी बनना चाहिए क्या यहाँ इस और आपके बेटे का कोई विजन नहीं, आप एक्टिव नहीं हो। जब श्वेता ने अपने टिप्पणी करने के बाद फिर जयप्रकाश का बयान आता है कि लिपस्टिक पाउडर लगाने से अगर नेता बनते तो हम ढाडी बढ़ाना नेतागिरी की पहचान है क्या? और अगर ढाडी बढ़ाने से ही नेतागिरी की पहचान होती हो तो फिर तो मोदी जी ने तो बहुत ज़्यादा लंबी बढ़ा रखी थी, उसकी तो आप बराबरी नहीं कर पाओगे। मैं जेपी जी को मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी एक बात कहता हूं कि इतना अहंकार राजनीति में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतने बड़े लीडर आप नहीं रहे हो, और इतने बड़े लीडर अगर आप होते तो 10 साल जो तानाशाही सरकार रही, आप कहाँ थे? जो किसान आंदोलन था तब आप कहाँ थे? जब सरकार युवाओं के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर, अग्निवीर को ले लो आप, या कच्चे कर्मचारी अगर बैठे हैं, टीचर अगर हड़ताल पे बैठे हैं, आपके आंगनवाड़ी वर्कर अगर हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, उनको लाठियां मारी जाने, तब आप कहाँ थे? कितने बड़े लीडर थे भाई आप?
आप कोई लीडर नहीं थे, आप सब के सब बिलों में घुसे हुए थे। आज ठीक है कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की, तो आप मलाई चाटने के लिए सारे के सारे आगे हो, इतने बड़े आप लीडर हो। किस्मत के धनी है बन के, आप बस किस्मत के धनी हैं, ठीक है। ऊंट कमजोर कैंडिडेट आ गया। हाँ, बस ऊंट अपनी करवट बैठने लग रहा है तो ठीक है भाई, सब अपने बच्चों को सेट करना है। तो ये मैं फिर से कहूंगा कि ये बहुत सारी खामियां गलतियां कांग्रेस से हुई हैं और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। चलो, बहुत धन्यवाद। बाकी चीज़ें अगले वीडियो में बात करेंगे। और सुमित जी थे, मकड़ोली गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, बहुत युवा नेता, पूरे हरियाणा की सियासत को बारीकी से समझते हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं, आप अपने कमेंट्स करना, जिन हलकों के बारे में हमने चर्चाएं की हैं वहाँ का सियासी माहौल क्या है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सुमित जी। नमस्ते, आपके दर्शकों को भी राम राम नमस्कार और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। थैंक यू, नमस्कार।